हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि होती है। रेखाखंड का मतलब होता है रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा हमें लेना है। मान लीजिए पहला टुकड़ा ये है और दूसरा रेखा का ये वाला टुकड़ा हमने ले लिया। अब देखो इन दोनों रेखाखंडों को देख के हमें ये पता लग रहा है यहाँ पे कि ये वाली रेखा छोटी है, ये वाली रेखा बड़ी है। तो देख के तो हमें पता लग रहा है ना कि कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है। पर अगर मैं यहाँ पे दोनों समान लगभग समान आकृति का लेता हूँ, जैसे पहली रेखा मैंने ये वाली ले ली और दूसरी ये वाली ले ली, तो आपको यहाँ पे दोनों रेखाखंड ऐसे दिख रहे होंगे जैसे समान हो। पर ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों समान हो सकता है ये 5.1 सेंटीमीटर हो सकता है ये 5.2 सेंटीमीटर हो। तो अगर हम इसको स्केल से नाप के देखेंगे तो हो सकता है एक कम हो एक ज़्यादा हो, पर देखने में तो ये समान लग रहे हैं ना। तो इसको यही चीज़ हमें यहाँ पे दी है कि रेखाखंड की तुलना केवल देखने से क्या हानि होती है। तो क्या हानि हो रही है, ये हानि हो रही है कि इसको नापने में त्रुटियाँ आ रही हैं। अब देखो यहाँ पे तो लगभग हमें समान दिख रहा है। अगर मैं पहली रेखा ऐसे ले लूँ और दूसरी रेखा ऐसे ले लूँ, तो अब देखो दिखने में ये तो लगभग ये दोनों भी समान लग रही हैं कि ये इसके बराबर होगी। पर ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये दोनों बराबर होंगी। हो सकता है ये वाली बड़ी हो सकता है ये वाली बड़ी हो सकता है ये दोनों बराबर हों, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या हानि है हमारे पास, देखो हानि ये है कि रेखाओं की तुलना केवल देखकर करने से जो नापने में त्रुटियां हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखनी भी होगी। देखो हमने इसका उत्तर क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देना उत्तर, पहले क्वेश्चन का उत्तर ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है कि रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से नापने में त्रुटियां आ सकती हैं। मतलब ये जो रेखाओं को हम नापेंगे उसमें त्रुटियां हो सकती हैं। त्रुटियां होने का मतलब क्या है कि गलतियां आ सकते हैं। हो सकता है एक बड़ा हो सकता है दूसरा बड़ा हो। पर देखने में मतलब जो चीज़ हमें ये लगता है कि ये वाली बड़ी हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वाली बड़ी हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। देखो रूलर का मतलब ये होता है जो स्केल होती है ना उसको बोला जाता है रूलर। और डिवाइडर जो होता है आपने अपने प्रकार बॉक्स में देखा होगा, इस प्रकार से एक आकृति बनी होगी, मतलब इस प्रकार से दिया होगा और यहाँ पे भी ये वाला सिरा भी उसका नुकीला होता है, ये वाला सिरा भी उसको नुकीला होता है। तो इसको बोला जाता है डिवाइडर। एक तो प्रकार होता है इस प्रकार से, एक तरफ से पेंसिल लगाते हैं एक तरफ से नुकीला होता है, तो ये तो इसको बोलते हैं प्रकार। ठीक है, और ये होता है डिवाइडर। डिवाइडर का मतलब दोनों तरफ से नुकीले अगर होंगे। अब देखो कोई भी रेखाखंड अगर है, मान लीजिए ये वाली रेखाखंड अगर है, अब इसमें क्या होता है जैसे अगर मैं स्केल से नापूंगा तो हो सकता है जब स्केल से नापेंगे तो स्केल की कुछ मोटाई होगी। हो सकता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली हमें यहाँ पे बिंदु लगाना हो, ये आगे लग जाए या पीछे लग जाए, तो एग्जैक्टली उसमें नापने में थोड़ी कठिनाई होती है। किसकी वजह से, जो स्केल की मोटाई होती है उसकी वजह से थोड़ी नापने में कठिनाई होती है। ठीक है, जबकि डिवाइडर में क्या होता है, क्योंकि दोनों नुकीले बिंदु हैं, यहाँ पे भी नुकीला है यहाँ पे भी नुकीला है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो नुकीला बिंदु है यहाँ पे रख दो और दूसरा नुकीला बिंदु यहाँ पे रख दो, तो इसको हम बड़ी आसानी से नाप सकते हैं। तो केवल किसकी वजह से, स्केल की मोटाई की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिवाइडर है ये अच्छा होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखनी भी होगी, तो लिखना भी होगा। देखो यहाँ पे उत्तर हम क्या लिखेंगे कि रूलर की मोटाई अधिक होने के कारण, नापने लिखो या मापने लिखो एक ही बात है, मापने में त्रुटि आ सकती है, परंतु परंतु या ऐसे लिख देना जो कि डिवाइडर में नहीं होता है। देखो डिवाइडर में तो ये नुकीले हैं दोनों, यहाँ पे भी नुकीला है यहाँ पे भी नुकीला है, तो इनकी मोटाई तो होगी नहीं, दोनों पतले होंगे, तो हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसकी कितनी लेंथ है कितनी लंबाई है। ठीक है, तो देखो दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कोई रेखाखंड ए बी खींचिए। ठीक है, ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। ठीक है, ए बी बी सी और सी ए की लंबाई नापिए, क्या ए बी बराबर ए सी बराबर सी बी है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले इसमें दिया है कोई रेखाखंड ए बी खींचना है, तो ठीक है हमने कोई रेखाखंड इस प्रकार से, देखो आप स्केल की सहायता से खींचेंगे। यहाँ पे इसका जो स्टार्टिंग वाला बिंदु होगा वो होगा ए, और इसका जो लास्ट वाला बिंदु होगा ये होना चाहिए बी। तो कोई रेखाखंड हमने ए बी खींच दिया। अब इसकी लंबाई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक टोटल हमने स्केल ली और 10 सेंटीमीटर लंबाई की कोई हमने क्या खींची, रेखाखंड खींची। ठीक है, ये चीज़ है। अब आगे ये दिया है कि ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए, मतलब ए और बी के बीच में, इनके बीच में कहीं पे भी हो सकता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ कोई बिंदु सी मुझे लेना है, तो सी मैंने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया। ठीक है, अब इसमें दिया है ए बी।
ए बी मतलब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ए बी, बी सी और सी ए की लंबाई नहीं पे, देखो ए बी की लंबाई तो हमें पता है, ए बी की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, जो कि आपको स्केल में लेनी होगी। अब मान लीजिए ए सी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी लंबाई यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं कि मान लीजिए ये वाली 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हमने माप दी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक मापेंगे तो ये वाली हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आप चेक करके देख सकते हैं। सबसे पहले स्केल लेना, एक पूरी 10 सेंटीमीटर लंबाई, जैसे स्केल में ऐसे खांचे बने होते हैं ना, यहाँ पे 1 लिखा होता है, फिर ऐसे 10 छोटे छोटे ऐसे खांचे बने होंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखा होगा, तो आपको 1 से लेकर 10 तक पूरी लाइन बनानी है। इसका प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे होगा, लास्ट वाला बिंदु यहाँ पे होगा। फिर सी बिंदु ऐसे लेना है बीच में, जो कि ए और सी के बीच में 6 सेंटीमीटर की दूरी हो। तो फिर यहाँ पे सी और बी लिखो या बी और सी लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी बी, ठीक है। सी बी लिखो या बी सी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बी सी दिया है, तो यहाँ पे मैं बी सी ले लेता हूँ। बी सी बराबर कितना हो जाएगा, देखो सी बी लिखो या बी सी लिखो, रेखा तो यही वाली आएगी ना, ये आएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आप खुद ही कर सकते हैं। अब इसमें देखो इसकी लंबाई हमें नापनी है, तो ए बी की लंबाई माप दी 10 सेंटीमीटर है, बी सी की लंबाई माप दी 4 सेंटीमीटर है, और सी ए, देखो सी ए लिखो या ए सी लिखो, बात तो एक ही है ना, तो ये भी हमने माप दी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आगे दिया है क्या ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया है, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। जो चीज़ हमें यहाँ पे दी है ये लिखना होगा कि ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी। तो अब देखो ए बी की दूरी कितनी है, देखो 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ए सी कितना है, ए सी 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। सी बी लिखो या बी सी लिखो, एक ही बात है, तो ये 4 है, तो यहाँ पे भी 4। तो आपको दिख रहा होगा ये 10 आ रहा है, और 6 और 4 कितना होता है 10। तो ये दोनों बराबर हैं क्या, बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि दोनों बराबर आ रहे हैं, ये भी 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे हाँ ए बी बराबर होगा ए सी प्लस सी बी, ठीक है। तो यही चीज़ हमें इसमें शो करके दिखानी थी, तो ये हमने इसमें शो कर दिया, ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। बाकी इसमें आगे ये दिया है कि टिप्पणी में कि यदि किसी रेखा पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित हों कि ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी, देखो ए सी प्लस सी बी बराबर अगर ए बी हो, तो निश्चित रूप से जो बिंदु सी है वो ए और बी के बीच में स्थित होगा। देखो ऑब्वियसली बात है, ये तो होगा ये कि अगर ये तीनों मतलब अगर ऐसे दिया है कि ए सी और सी बी, ये अगर किसी रेखा में कोई बिंदु हैं, तो आपको दिख रहा होगा सी यहाँ पे भी आ रहा है, सी यहाँ पे भी आ रहा है, सी दोनों में आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि केवल ये किनारे वाले अगर हम लेंगे ए और बी, तो ये पूरी भुजा मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके बराबर होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक धन यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बराबर होगी। ये इसके बोलने का मतलब है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर दी। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है एक रेखा पर बिंदु ए बी और सी इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो इसमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदु के बीच में स्थित है, ये हमें निकालना है। देखो सबसे पहले तो इसमें दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है क्या क्या चीज़ें हमें दी हैं। पहली चीज़ तो ये दी है कि जो ए बी है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये दी है जो बी सी है वो कितना सेंटीमीटर है, वो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। और लास्ट में दिया है जो ए सी है वो किसके बराबर है, 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर एक रेखाखंड खींचूँगा, तो देखो इसमें से हमें ये देखना है सबसे लंबी रेखाखंड कौन सी है। तो आपको दिख रही है ये ए सी रेखाखंड कितना है, 8 सेंटीमीटर है, जो कि सबसे लंबा है। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का ऐसे रेखाखंड खींच देंगे हम, तो ये हो जाएगा ए और सी, जो कि हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ए बी भी खींचना है, मतलब ए से लेकर बी तक जाना है। तो ठीक है, ए से लेकर बी तक हम जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको नापेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और यहाँ पे नाम दे देना बी, ठीक है। फिर बी और सी, बी से लेकर सी तक 3 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पे लिख देना 3 सेंटीमीटर। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें दिया है कि इसमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो बिंदु बी है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु बी। देखो एक तरीका तो ये होगा इसको सॉल्व करने का। अगर आपको इसको ऐसे भी नहीं करना है तो ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले ए बी ले लो, ए बी ले लो, 5 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर,
ठीक है। उसके बाद दिया है BC 3 सेंटीमीटर है, तो BC मतलब यहाँ से शुरू करना है और 3 सेंटीमीटर आगे जाना है, तो इसके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर होगी और यहाँ पे हम C बिंदु ले लेंगे। अब आगे दिया है AC, AC 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखो AC हमें यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है ना, A यहाँ पे है, C यहाँ पे है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात हो रही होगी, तो ये हो जाएगा टोटल 8 सेंटीमीटर। अब देखो ये 8 सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि इससे पिछले वाले प्रश्न में हमने पढ़ा है कि ये वाली जो AC पूरी दूरी होगी, जो A से लेकर C तक पूरी दूरी होगी, वो किसके बराबर होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब मैं कह सकता हूँ कि AB धन BC के बराबर होगा। अब देखो AC हमें यहाँ पे दिया है कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। AB हमें दिया है 5 सेंटीमीटर है और BC हमें दिया है 3 है, तो यहाँ से भी आ रहा है और 5 और 3 यहाँ से भी वही आ रहा है, तो देखो दोनों बराबर है ना, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि AC बराबर होगा AB प्लस BC। तो ऐसे हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मेथड 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेथड 2 लिख देना और ये हो जाएगा हमारा मेथड 1। तो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड, देखो डी कहाँ पे है, डी यहाँ पे है, डी रेखाखंड AG का मध्य बिंदु है कि नहीं है, मतलब ये वाला जो बिंदु है वो A और G, AG कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो रेखाखंड हमें यहाँ पे दिख रही है इसका मध्य बिंदु है कि नहीं है, ये हमें चेक करके बताना है। तो ठीक है, चेक करके बता देंगे। देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसके और इसके बीच में ये 1 है, ये 2 है, 3 है, मतलब यहाँ पे कितने सेंटीमीटर का अंतर होगा, जैसे आप स्केल लेंगे ना तो प्रत्येक इनमें 1-1 सेंटीमीटर का अंतर होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर का अंतर होगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो आप चेक करके देख सकते हैं। देखो मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, अब मैं यहाँ पे पहले ये बता देता हूँ मध्य बिंदु मतलब क्या होता है। जैसे कोई रेखाखंड हमने इस प्रकार से खींच दिया, मान लीजिए ये A है और ये B है, अगर ये पूरा मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो मध्य बिंदु का मतलब होगा कि बीच वाला बिंदु, मतलब अगर मैं इसके बीच में खड़ा होऊंगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना ही होगा जितना यहाँ से लेकर यहाँ हम जाएंगे। अब टोटल 10 सेंटीमीटर है तो 10 का आधा करेंगे हम, ठीक है। मध्य बिंदु का मतलब होता है बीच वाला, तो 10 का आधा कितना होता है 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये वाला क्या है, इसका मध्य बिंदु है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए 6 सेंटीमीटर होता तो ये वाला 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो अब देखो ये मध्य बिंदु होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि एक 6 जा रहा है एक 4 जा रहा है, तो मध्य का मतलब होगा कि समान जाना चाहिए, तो समान 5-5 सेंटीमीटर में जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमें देखना है। अब देखो सबसे पहले अगर मैं ये वाला, हमने ये वाला बिंदु निकाला है ना, तो सबसे पहले A और D, यहाँ पर मैं लिखता हूँ AD बराबर कितने सेंटीमीटर है, आपको दिख रहा होगा 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, मतलब 1, 2, 3 सेंटीमीटर, तो AB आ रहा है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे ही D से लेकर G तक कितने सेंटीमीटर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DG बराबर, देखो एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 1, 2, 3, ये भी 3 सेंटीमीटर आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूरा A से लेकर G तक, A से लेकर G तक कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AG बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो क्योंकि हमें यहाँ पे ये मिल रहा है कि AB बराबर हो रहा है DG, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर DG, देखो AB का मतलब कहाँ से कहाँ तक, AB मतलब A से AB नहीं, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, AD होना था यहाँ पे AB नहीं होना था बल्कि AD होना था, ठीक है, क्योंकि A से लेकर D तक हम यहाँ तक ये वाला ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे AD होना था। तो क्योंकि देखो यहाँ पे AD बराबर DG आ रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना ही है जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना ही है जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसका मतलब ये इनका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बिंदु D है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख देना कि बिंदु D जो है वो AG रेखाखंड का मध्य बिंदु है। क्यों है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इतना ही आ रहा है जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, जो कि अभी मैंने आपको बताया ना, मध्य बिंदु तभी होगा जब यहाँ से लेकर यहाँ तक उतना ही होगा जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि B रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है। देखो सबसे पहले इसमें दिया है कोई रेखाखंड AC है, तो मान लीजिए ये है A और ये है C।
अब जो बी बिंदु है, ये जो बी बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु होने का मतलब इनके बीच में होगा। मतलब ये अगर टोटल में इसको अगर 10 सेंटीमीटर मानता हूँ, ये आप स्केल में लेंगे, ठीक है। स्केल में ऐसे करेंगे कि 10 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ पे लिखेंगे सी। तो मध्य बिंदु होने का मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये वाला भी 5 सेंटीमीटर होगा, तभी तो दोनों मिलके 10 सेंटीमीटर बनाएंगे ना टोटल। पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद आगे दिया है कि और सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है। बी डी का मतलब देखो बी यहाँ पे है, अब डी कहाँ पे आएगा, डी इससे आगे आएगा, डी यहाँ पे आएगा लगभग, तो यहाँ पे मैं डी ले लेता हूँ। तो ये वाली रेखा की बात हो रही है, बी और डी। देखो बी और डी, और इसमें दिया है कि जो सी है इनका मध्य बिंदु है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बीच में आ रहा है। अब देखो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, तो क्योंकि इसका मध्य बिंदु है ना, तो ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्यों होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें यहाँ पे ये दिया है कि जो सी रेखाखंड, मतलब जो सी बिंदु सी है वो रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है। तो बी डी का मध्य बिंदु सी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक उतना ही होगा जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है जहाँ ए बी सी और डी एक ही रेखा पर स्थित है। देखो ए बी सी डी एक ही रेखा पर स्थित है ना, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आगे दिया है बताइए कि ए बी बराबर सी डी होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी बराबर कितना है, देखो ए बी बराबर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सी डी भी कितना है, देखो सी डी बराबर है कितना, 5 सेंटीमीटर। अब ये दोनों देखो बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के। क्यों होगा बराबर, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब बिंदु बी इन दोनों का मध्य बिंदु है और बिंदु सी इन दोनों का मध्य बिंदु है। तो ये हमने 5 सेंटीमीटर माना, तो ये भी 5 सेंटीमीटर माना पड़ेगा। और फिर ये अगर 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पे भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बिंदु सी है ये इनका क्या है, मध्य बिंदु है। तो इतना लिख देना, और यहाँ पर आप लास्ट में ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लास्ट में ये भी लिख देना, चूँकि जो बिंदु बी है वो रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है, जबकि जो बिंदु सी है वो रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है। इसीलिए ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में इतना लिख देना, तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा है कि नहीं है। अब देखो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 5 कैसे भी त्रिभुज हम खींच सकते हैं। मान लीजिए पहला त्रिभुज मैंने यहाँ पे ऐसे खींच दिया, ये वाला, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। दूसरा त्रिभुज आप ऐसे मान सकते हैं कि मैंने ऐसे वाला खींच दिया, ठीक है। तीसरा त्रिभुज आप ऐसे ले सकते हैं, ऐसे। चौथा आप ले सकते हैं ऐसे, मतलब अपने हिसाब से आप कोई सा भी ले सकते हैं। पांचवा लास्ट वाला मैं ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे वाला। तो अपने हिसाब से आपको 5 त्रिभुज लेने हैं। पहले मैं केवल एक ही यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे ये वाला। अब मान लीजिए इसकी लंबाई हमने ले ली 3 सेंटीमीटर, वैसे ही इसकी ले ली मैंने 4 सेंटीमीटर, और ये वाली लंबाई ले ली मैंने 5 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या होगा कि त्रिभुज की ये तो भुजाएँ होंगी ना, इनमें से कोई भी 2 भुजा ले लूँ। मान लीजिए पहली भुजा मैं इसको लेता हूँ, दूसरी इसको लेता हूँ, तो इन दोनों भुजाओं को अगर मैं योग करूँगा तो ये हमेशा ही बड़ा होगा तीसरी भुजा से। आपको दिख रहा होगा 4 और 3 कितना आ रहा है, 7, जो कि बड़ा है तीसरी भुजा से। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर मैं इन दोनों भुजाओं को भी लेता हूँ, तो 5 और 4, देखो इन दोनों भुजाओं को भी लेंगे तो ये भी बड़ा होगा किससे, तीसरी भुजा। तीसरी भुजा 3 है तो इससे बड़ा होगा। यहाँ पे देखो 9 आ रहा है, जो कि 9 बड़ा है, 3 छोटा है। देखो बड़ा वाला ये साइन होता है ना इस प्रकार से, जहाँ पे मुंह खुला होता है मतलब वो बड़ा है। और अगर मैं इन दोनों को भी लेता हूँ, भुजा 5 और 3, तो ये भी बड़ा होगा तीसरी भुजा से। 5 और 3 ये हो जाएगा 8, बड़ा होगा 4 से। तो देखो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि किसी भी त्रिभुज में, देखो किसी भी त्रिभुज में हम क्या कर सकते हैं, कोई सी भी 2 भुजाएं अगर हम लेते हैं, तो उन 2 भुजाओं का जो योग होता है वो हमेशा ही तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जबकि हमें यहाँ पे क्या दिया है कि 2 भुजाओं की लंबाई या 2 भुजाओं का जो लंबाइयों का जो योग है वो तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। ठीक है, तीसरी भुजा, 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्यों बड़ा होता है, देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसे त्रिभुज ले लूँ, जैसे मैंने ले लिया एक मैंने ऐसे ले लिया कि मान लीजिए ये है 10 सेंटीमीटर, एक रेखा मैंने बना दी 10 सेंटीमीटर, यहीं पे दूसरी रेखा मैंने बना दी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और दूसरी रेखा मैंने यहाँ पे बना दी, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर मैंने बनाई।
तो केवल इतना ही आएगा। अब आपको दिख रहा होगा ये त्रिभुज बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज का मतलब ये होता है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होनी चाहिए। यहाँ पे देखो आकृति तो बंद नहीं है। अब देखो ये आकृति बंद क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इन 2 भुजाओं का योग जो है वो इस वाली भुजा से बड़ा नहीं है। क्योंकि आपको दिख रहा होगा अगर मैं 3 + 4 करूँ तो ये छोटा होगा, ये बड़ा नहीं होगा बल्कि छोटा होगा 10 से। 4 और 3 कितना हो रहा है? ये 7, जो कि छोटा है 10 से। तो आपको हमेशा ही ये ध्यान रखना है कि त्रिभुज कब बनेगा? त्रिभुज तभी बनेगा जब 2 भुजाओं की लंबाई का जो योग है वो तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव क्या हो? बड़ा हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे छोटा हो रहा था तो इसीलिए यहाँ पे त्रिभुज नहीं बन रहा था। यहाँ पे सारी भुजाएं देखो, केवल एक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सब हमें चेक करके देखने हैं। जैसे हमने पहले इन दोनों को चेक करके देखा तो यहाँ पे देखो इन 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है, वैसे ही इन 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है, और लास्ट में इन 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी त्रिभुज अगर हम बनाते हैं तो उसमें 2 भुजाओं का योग जो है वो हमेशा ही तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर उससे छोटा आ गया तो हमारा त्रिभुज नहीं बनेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बाकी देखो एक मैंने आपको बता दिया, बाकी 4 आप खुद ही बना सकते हैं अपने हिसाब से। पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो तीसरी भुजा है वो हमेशा ही दोनों भुजाओं के योग से छोटा आना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 5.1 है ये भी यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।